नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान रीट की भर्ती निकली हुई है और मध्य प्रदेश वर्ग 3 संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती है। उसके अलावा यूपी टेट के लिए भी ये प्रश्न उपयोगी होंगे और एच टेट के लिए भी ये प्रश्न उपयोगी होंगे, जो ये भर्तियाँ अभी निकली हुई है। तो बिना देर किए आज की प्रश्न सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके दिया गया है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत निम्न के द्वारा जोर दिए जाने के रूप में सुदृढ़ीकरण के भूमिका के बजाय बच्चों के योगदान पर प्रकाश डालता है। तो कौन सा सिद्धांत जो है वो बच्चों के योगदान पर जो है वो प्रकाश डालता है? तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो रीइंफोर्समेंट लिखा हुआ है, मतलब पुनर्बलन की बात हो रही है। तो पुनर्बलन जो है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है? तो जो स्किनर है उन्होंने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, तो उसके अंतर्गत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में पुनर्बलन का जो है उस पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर भी रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न कुछ भी घुमा फिरा कर दे सकता है, परंतु हमें अगर नियम पता है तो हम उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है। देखिए यहाँ पर आपके व्यक्तित्व की बात की गई है, पर्सनालिटी की बात की गई है। पर्सनालिटी एक पूरा चैप्टर होता है आपके बाल विकास में, तो उसके अंतर्गत व्यक्तित्व के अंतर्गत 4 प्रकार की विधियाँ आती है जिनसे हम किसी का व्यक्तित्व माप सकते हैं। तो एक होती है पहली जो प्रकार होता है वो प्रक्षेपीय विधियाँ होती है। कौन सी? प्रक्षेपीय विधियाँ। ठीक है, पहली विधि है प्रक्षेपीय विधि, जिसके अंतर्गत आते हैं, जिसको हम प्रोजेक्टिव मेथड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्टिव मेथड की ही बात की गई है, जिसमें हरमन रोरशा जो है इन्होंने शाही डब्बा परीक्षण किया था। ये प्रक्षेपीय विधियाँ हैं। दूसरा है प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण और बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो ये इस प्रकार की जो है ये प्रक्षेपीय विधियों के अंतर्गत आती है या फिर प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आती है। दूसरा है आत्मनिष्ठ या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। ठीक है, पहली कौन सी? प्रक्षेपीय विधियाँ हो गई और दूसरी व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ हो गई। इनमें कौन सा आता है? आत्मकथा विधि आती है, प्रश्नावली विधि आती है आपकी। तो ये सभी व्यक्तित्व मापन की विधियाँ होती है। और तीसरा जो प्रकार है उसका है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। देखिए पहला प्रकार हमने पढ़ा प्रक्षेपीय विधियाँ, दूसरी है आत्मनिष्ठ विधियाँ या फिर इसको व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो टाइप है वो है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो क्या होगा? निरीक्षण विधियाँ हो सकता है, शारीरिक परीक्षण विधि हो सकती है। तो इस प्रकार की विधियाँ जो है वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। और व्यक्तित्व मापन की चौथी विधि जो है वो मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ होती है, जो सिगमंड फ्रायड जिससे संबंधित थे। तो ये चौथी प्रकार की विधियाँ हो सकती है। ठीक है, तो एक होती है स्वप्न विश्लेषण विधि और एक शब्द साहचर्य विधि। ये इस प्रकार की विधियाँ जो है ये किसके अंतर्गत आती है? क्या आती है? मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ के अंतर्गत। तो हमें पता चल गया है कि व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ होती है। तो व्यक्तित्व मापन की 4 प्रकार की विधियाँ होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोजेक्टिव तकनीक, मतलब प्रोजेक्टिव मेथड, मतलब प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत पूछा गया है कि अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है। तो जो उसके परीक्षण विधि क्यों बेहतर होती है? क्योंकि उन्हें सहज रूप से प्रकाशित किया जा सकता है, वे सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयुक्त है, या फिर विद्यार्थियों को या फिर परीक्षार्थियों को नहीं पता है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि परीक्षार्थियों को इस विधि में पता नहीं रहता है कि वो किसी भी परीक्षा के उनका व्यक्तित्व का मापन कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति जो होता है, मतलब प्रक्षेपीय विधियों का अर्थ ही यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है परीक्षार्थी, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है ये वो स्वयं बताता है। तो ये प्रक्षेपीय विधियों के अंतर्गत आता है। तो उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम उसकी जो है व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं। तो परीक्षार्थियों को यह पता नहीं चलता है कि वे विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है, अपनी भावनाएं जो वे प्रकट कर रहा है। इसका व्यक्तित्व की प्रोजेक्टिव विधियाँ जो है, प्रोजेक्टिव तकनीक जो है, इसके अंतर्गत जो पता नहीं चलता है परीक्षार्थियों को कि वो सामने वाले जो है उसका जो है व्यक्तित्व मापन कर रहा है, क्योंकि उसके विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है, ये ऐसा सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो ये इसका सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम या फिर सिद्धांत के क्लासिकल मॉडल में उच्चतम क्रम है, हायरार्की ऑफ नीड्स।
ठीक है, इसका सिद्धांत है। तो यह मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से या फिर आवश्यकता अनुक्रम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अब्राहम मैस्लो जो थे, इन्होंने आवश्यकता अनुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत 5 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, या फिर 5 प्रकार के इन्होंने आवश्यकताएं बताई है व्यक्ति की, कि व्यक्ति जो है वो 5 प्रकार की आवश्यकताएं लेकर साथ में आता है। पहली जो आवश्यकता बताई उन्होंने जो है मैस्लो ने, वो बताई शारीरिक मांग या फिर शारीरिक सिद्धांत। मांग का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम इसको, और शारीरिक आवश्यकताओं का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली मांग जो है वो शारीरिक मांग, दूसरी मांग होती है सुरक्षा की मांग। ठीक है, पहली शारीरिक मांग हो गई, मतलब व्यक्ति सबसे पहले जन्म लेता है तो उसको शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं होती है। दूसरा होता है सुरक्षा की मांग, तो व्यक्ति दूसरी जो आवश्यकताएं होती है, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की मांग, यदि व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी सबसे पहले शारीरिक मांग होती है, दूसरा उसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं, तो ये आवश्यकता होती है। फिर तीसरी जो मांग होती है व्यक्ति की, वो होती है समाज की मांग, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है, उसको किसी ना किसी प्रकार से समाज जो है प्रभावित करते हैं। तो तीसरी मांग हो गई समाज की मांग। तो फिर एक होती है सुरक्षा की मांग, क्योंकि अगर वो व्यक्ति सुरक्षा की मांग तो हो गई हमारी, पहली होती है शारीरिक मांग, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी समाज की मांग, चौथी जो होती है वो सम्मान की मांग। तो सम्मान की मांग के अंतर्गत जो क्या क्या है कि व्यक्ति मतलब अगर बड़ा हो गया तो उसे शारीरिक मांग भी मिल गई, सुरक्षा की पूर्ति हो गई उसकी, तो वो मतलब सम्मान चाहने लगता है, समाज से क्या अपेक्षा करता है कि लोग मुझे सम्मानित करें, मुझे सम्मान दें, तो ये सम्मान की मांग हो गई। एक होता है जो लास्ट में, उसकी होती है वो आत्मसिद्धि की मांग। तो ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे कि सिद्धांत के जो मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, उसके अंतर्गत जो है सबसे उच्चतम क्रम कौन सा है। तो सबसे उच्चतम क्रम क्या हो सकता है इसका, कि आत्मबोध या आत्म वास्तविकीकरण की आवश्यकता, या फिर आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, इसको आत्मसिद्धि की मांग भी बोल सकते हैं हम। तो पहली होती है शारीरिक मांग, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी समाज की मांग, चौथी जो होती है वो सम्मान की मांग, और पांचवा जो होता है वो आत्म वास्तविकीकरण की मांग होती है। ठीक है, या फिर आत्म सिद्धि की मांग कह सकते हैं हम उसको। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये अब्राहम मैस्लो ने। अब चौथा जो प्रश्न है आपके सामने कि एक शिक्षक की सफलता निम्न होती है। एक शिक्षक को किस प्रकार से सफल कहा जा सकता है। क्या विद्यार्थी की उच्च उपलब्धियां उसको सफल बता सकती है, या आकांक्षा का उच्च स्तर हो सकता है, या उसका पिछली उपलब्धियां, या उसका अच्छा शिक्षण कार्य। तो इन सब में से अगर बेस्ट चुनना होगा हमें, तो चौथा ऑप्शन लग रहा है हमें कि उसका या उसकी, मतलब शिक्षक या शिक्षिका की अच्छा शिक्षण कार्य होगा, तो वो ये सभी फैक्टर जो है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर उसका अच्छा शिक्षण कार्य होगा तो विद्यार्थियों की उपलब्धि वैसे ही उच्च हो जाएगी। ठीक है, या फिर आकांक्षा उच्च हो जाएगी उनकी। तो जो उसका आंसर होगा सही, वो होगा उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य। अगर अच्छा शिक्षण कार्य करेगा शिक्षक, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि भी उच्च हो जाएगी, आकांक्षाओं का स्तर भी उच्च हो जाएगा, और उसकी पिछले उपलब्धियां वो भी श्रेष्ठ रहेगी। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न था आपके सामने। अब पांचवा प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि संभावित विकास क्षेत्र, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत संभावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जा सकता है, संभावित विकास क्षेत्र, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ZPD अगर इसको हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका आता है ZPD। इसका Z का अर्थ होता है जोन ऑफ, और P का प्रॉक्सिमल, और D का डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किसके भाषा विकास में केंद्रीय अवधारणा है। ठीक है, ये किस सिद्धांत में बात की गई है, क्या स्किनर के सिद्धांत में बात की गई है, या फ्रायड के, या फिर पियाजे के, या फिर वाइगोत्स्की के। तो देखिए साथियों, यहाँ पर वाइगोत्स्की जो होगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ZPD की अवधारणा प्रस्तुत की है, और ZPD की अवधारणा के में इन्होंने बताया कि बच्चा जो नहीं जानता है, जिस चीज़ के बारे में वो नहीं जानता है, वो अपने माता पिता या फिर अपने शिक्षकों की सहायता से उस चीज़ को अचीव करता है तो वो होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये किसके अनुसार है, तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया, या फिर संभावित विकास क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो पियाजे का जो था वो संज्ञानात्मक सिद्धांत था। फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणवादी है, इन्होंने मन का अध्ययन किया, और ईड, ईगो और सुपर ईगो 3 प्रकार के मन बताए फ्रायड ने। और स्किनर की अभी चर्चा की हमने कि इनका कौन सा है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया।
अब छठा प्रश्न आपके सामने है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की जो है इनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर होता है, तो मानसिक परिपक्वता जरूरी होती है, शारीरिक परिपक्वता जरूरी होती है, आनुवांशिकी जरूरी है, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि जो जहाँ पर वाइगोत्स्की आता है वहाँ पर समाज या फिर सामाजिक जरूर आता है। तो जो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ये किसने, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। तो इनका मानना है वाइगोत्स्की का कि आपका संज्ञानात्मक विकास तभी हो सकता है जब आप सामाजिक अंतःक्रियाओं के साथ निर्भर होंगे, या फिर उनका विकास आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक विकास के पक्ष में प्रबल संभावनाएं तलाश करते हैं। और वाइगोत्स्की के पहले पांचवें प्रश्न में भी चर्चा की हमने। अब सातवां प्रश्न देखते हैं कि पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी निम्न की एक विशेषता है, या फिर इंडिविजुअल या फिर पर्सनल फेबल की बात की गई है कि व्यक्तिगत कहानी किसकी 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 उपलब्धि है, एक निम्न विशेषता किसकी है। तो ये विशेषता होगी किशोरावस्था की, क्योंकि किशोरावस्था का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो व्यक्तिगत कहानी या फिर अपने खुद में ही उलझा हुआ रहता है। तो व्यक्तिगत कहानी जो होगी ये किशोरावस्था की विशेषता होगी। पियाजे ने 4 प्रकार के नियम बताए हैं जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे आपसे। अब बार बार उसका डिस्कशन नहीं, ज़रूरी नहीं हो जाता है। आप पिछला वीडियो देखिए और उसमें आपको सभी सूचनाएं जो है मिल जाएगी। तो ये डेली का वीडियो आप देखते रहिए। 8वां प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक मानदंडों के अनुरूपता किसमें देखी जा सकती है। देखिए, कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, हम सभी को पता है क्योंकि हमने बहुत सारी बार पिछले वीडियो में हमने इसकी डिस्कशन किया है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किसने दिया है। तो कोहलबर्ग ने जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इनके अनुसार क्या पूछा गया है यहाँ पर, सामाजिक मानदंडों के अनुरूपता। सामाजिक मानदंडों मतलब सामाजिक नियमों और उनको कब से मानने लग जाता है बच्चा। तो पहला है पश्च पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण, नैतिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात, या फिर पारंपरिक चरण में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत कहता क्या है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है 5 अवस्थाओं में बटा होता है बच्चे का या फिर व्यक्ति का नैतिक विकास जो होता है वो 5 अवस्थाओं में बटा होता है। ये 5 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं। तो पहली अवस्था की बात करें तो ये होती है पूर्व नैतिक अवस्था। मतलब इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो कुछ भी नहीं जानता, वो ना तो नैतिक होता है और ना अनैतिक होता है, क्योंकि जो इसकी अवस्था की आयु जो है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। कब से, जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर 0 से 2 वर्ष तक हम मान सकते हैं कि पूर्व नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है बच्चा। तो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा किसी भी प्रकार की नैतिक बातें नहीं कर सकता, उसके अंतर्गत नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि वो 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो अपने संवेग सही से प्रकट नहीं कर सकता, अपनी भावनाएं जो है वो उनको दिखा नहीं सकता। उसके बाद की जो अवस्था आती है उसको स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है, या फिर स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो 3 से 6 वर्ष तक होती है। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज बोल सकते हैं हम इसको। तो इस अवस्था का कार्यकाल 3 से कब तक होता है, 6 वर्ष तक होता है। तो इस अवस्था में भी बच्चे का नैतिक विकास या फिर समाज के मानदंडों को मानने का जो है वो नहीं होता है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो होता है वो स्वयं से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसकी तीसरी अवस्था जो आती है वो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था कही जाती है। कौन सी तीसरी अवस्था जो आती है वो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था होती है। ये अवस्था होती है 7 वर्ष तक से लेकर 12 वर्ष तक। 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का बच्चा समाज के बारे में जानने लग जाता है, उसकी परंपराओं के बारे में जानने लग जाता है, उसके नियमों के बारे में जानने लग जाता है, और उसका नैतिक गुणों का विकास होने लग जाता है। तो ये अवस्था जो होगी वो कौन सी होगी, पारंपरिक अवस्था। तो ये परंपराओं की अवस्था पूछा गया है आपसे, जो इसका सही आंसर होगा पारंपरिक चरण। तो इसका तीसरा चरण हो गया। अब 2 चरण की ओर चर्चा कर ही लेते हैं हम। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है, चौथी जो होती है वो होती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसकी 13 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था जो होती है ये आधारहीन आत्मचेतना अवस्था के अंतर्गत आता है। तो किशोरावस्था में जो होता है वो पूर्णता की इच्छा के कारण वो किशोर जो रहता है वो असंतुष्ट रहता है अपनी पूर्णता, या फिर वो यूँ सोचने लग जाता है कि मैं समाज में मतलब जो है मैं किस प्रकार से अपना जो है जमाऊँ, मतलब असंतुष्ट रहता है वो, और नैतिकता की को अपना आदर्श मानने के बाद की बात जो होती है उसे समाज की वास्तविकता तथा व्यावहारिकता से काफ़ी दूर ले जा सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। और 5वीं जो अवस्था होती है वो आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था होती है। ये विकास की, ये नैतिक विकास की चरम अवस्था होती है। इसमें जो होता है बच्चा सभी नैतिक नियमों को धारण कर लेता है और वो समाज के नियमों को मानने लग जाता है।
तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक मानदंडों की जो अवस्था है वो कौन सी है, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत पारंपरिक अवस्था जो होती है, या फिर इसको कॉन्वेंशनल स्टेज भी बोला जा सकता है। तो ये 5 प्रकार की जो है नैतिक विकास सिद्धांत में किसने दिया है, कोलबर्ग ने दिया है। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि आत्मबोध या आत्म वास्तविकीकरण वह मनोदशा है जो निम्न स्थिति में होती है, या फिर सेल्फ स्टेज और सेल्फ माइंड बोल सकते हैं हम इसको। तो ये आत्मबोध या आत्म वास्तविकीकरण वह मनोदशाएं जो निम्न स्थिति में होती है, कब होती है, जब कोई बच्चा अपना सामर्थ्य तथा कमजोरी की पूरी तरह से उपेक्षा करता है या फिर करती है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा हुआ जब कोई वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ, जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है या फिर करती है जिसे वह हासिल कर सकता है। ठीक है, जब कोई बच्चा जीतने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा तो हमेशा कट जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा हमेशा कटेगा। जब कोई बच्चा न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ पूरे संतुष्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है जिसे वह हासिल कर सकता है, ये होता है आत्मबोध या आत्म वास्तविकीकरण। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात की गई है, निष्कर्ष निकालना हो सकता है। तो आपके सामने अगर कोई समस्या होगी तो उसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हल करने के लिए परिकल्पना का निरूपण कर सकते हैं, समस्या के बारे में जागरूक हो सकते हैं, तथ्यों का विश्लेषण हो सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जरूरी होता है समस्या हल करने के लिए परिकल्पना का निरूपण। आपके सामने जो वो होगी वो परिकल्पना क्या होगी, आपकी समस्या क्या है, इसका निरूपण जब तक हमें समस्या के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम समस्या के हल करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो परिकल्पना का निरूपण होना सबसे आवश्यक है, या फिर समस्या के बारे में जागरूकता, समस्या के बारे में आपकी जागरूकता है वो सबसे ज़रूरी हो जाता है। इसमें परिकल्पना नहीं होगा, समस्या के बारे में जागरूक कितने हैं आप, तो ये जरूरी हो जाता है। 11 होगा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ठीक है, तो एक फोटोग्राफिक फिल्म को विकसित करना, एक मैराथन में दौड़ना, रखरखाव के लिए जिम्मेदारी लेना, या एक विशिष्ट विषय का वर्णन करना। तो देखिए, एक विशिष्ट विषय का वर्णन करना इसके अंतर्गत आता है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण जो है वो कौन सा, एक विशिष्ट विषय क्षेत्र का वर्णन करना। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। मामले का अध्ययन किया जा सकता है, आत्मनिरीक्षण, या फिर प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, या फिर अवलोकन। तो यदि हम एक कक्षा की स्थिति जानना चाहते हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, वहां पर ऑब्जर्वेशन मेथड काम आ सकती है। आपके सामने 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक परिणाम नहीं है। तो अधिगम के परिणाम, अधिगम के देखिए सिद्धांत के बारे में नहीं पूछा है यहाँ पर, अधिगम आप हासिल कर लेते हैं उसके बाद की अवस्थाओं के बारे में पूछा है। दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, कौशल अर्जित हो जाता है हमारे पास, हम उसकी अवधारणाएं हमारे ज्ञान के द्वारा अवधारणाएं विकसित कर लेते हैं, परंतु परिपक्वता ये अधिगम का परिणाम नहीं हो सकता। परिपक्वता जो होता है वो किसका परिणाम होता है, वो आपकी शारीरिक परिपक्वता, परिपक्वता जो होती है वो वातावरण से आती है। आपकी शारीरिक परिपक्वता हो गई, चाहे किसी भी चीज़ में परिपक्वता हो गई, तो वो अधिगम के कारण नहीं आती है। ठीक है, और परिपक्वता से आया अधिगम भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है अगर परिपक्वता के कारण, तो वो भी अधिगम नहीं कहलाता है। तो आप अगर अधिगम कर लिया आपने तो आप दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, आप अपना कौशल बना सकते हैं, या फिर अवधारणाएं जो है वो आप बना सकते हैं, परंतु परिपक्वता जो है ये इसका परिणाम नहीं हो सकता। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है, निम्न प्रदर्शन करता है तो वाक विकार, यहाँ पर जो वाणी विकार, स्पीच डिसऑर्डर की बात की गई है, तो वो नहीं माना जाता। स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तुतलाना एवं अस्पष्ट उच्चारण करना। तो अगर आप बच्चा तुतला रहा है या अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है तो वो वाणी विकार के अंतर्गत आता है। तो तेजी से लेकिन अस्पष्ट बोलना, देखिए ये भी इसके अंतर्गत आता है। धीमी या तेज गति से बात करना, और चौथा है हकलाना तथा रुक रुक कर बोलना। तो ये सब वाणी दोष के अंतर्गत आता है, परंतु धीमी गति से या तेज गति से बात करना ये वाणी विकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये 3 चीज़ें जो है ये वाणी विकार से संबंधित है, जबकि ये तीसरा जो दिया गया है धीमी या तेज गति से बात करना, तो ये वाणी विकार या फिर स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता है।
और 15वां प्रश्न देखते हैं हम। देखिए ये कैंसल्ड लिखा हुआ, मतलब इसको व्यापम ने काट दिया है, मतलब इसको कैंसिल कर दिया है प्रश्न को। तो देखिए रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण में निम्नलिखित में परीक्षार्थी प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है। तो यहाँ पर 5 मिनट दिया गया है, परंतु ये समय जो है ये कैंसल्ड कर दिया गया है, ये व्यापम द्वारा प्रश्न काट दिया गया है। तो देखिए हरमन रोरशा का जो स्याही धब्बा परीक्षण था ये प्रक्षेपीय विधि का उदाहरण है। हमने 4 प्रकार की विधियां पढ़ी है, प्रक्षेपीय विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो ये 4 प्रकार की विधियों में हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो प्रक्षेपीय विधि के अंतर्गत आता है। तो आज की ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि ये इस वीडियो के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या फिर महत्वपूर्ण डिस्कशन है हमारी, वो सबको पता चल सके और सभी सफल हो सकें। थैंक्स।